हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी 8, 9, 10 क्लास में है, जो भी लड़का लड़कियां हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आगे जाके जिनको भी अग्निवीर ज्वाइन करना नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों की ये रहता है कि खासियत कि हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम एक परमानेंट ट्रेड में ज्वाइन करेंगे, हम अग्निवीर में 4 साल के लिए फाइट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। ताकि अगर आप 8 क्लास, 7 क्लास या फिर 6 क्लास में ऐसा कोई आपकी कजन है, भाई बहन है, जिनको फौज बहुत अच्छा लगता है और फ्यूचर में वो ज्वाइन करने वाले हैं, तो डेफिनेटली वीडियो उनके साथ शेयर करिए, ताकि उनको आगे जाके ना रास्ता भटकना नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट वो ऐसे ही लेंगे जैसे जिस प्रकार मैं अभी वीडियो में बताऊंगा, तो उस हिसाब से वो तैयारी कर सकते हैं, एक टारगेट लेके, एक गोल लेके। अगर बहुत अर्ली स्टेज में उनकी गोल फिक्स हो जाता है, अगर एक बंदे को क्लास 5 से, जैसे मेरे को क्लास 5-6 से पता चल गया था कि मुझे इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करना है, तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, तो एक मेरा व्यू क्लियर था, प्लान फिक्स था, उस हिसाब से मैंने जैसे ही 10th पास किया, 12th पास किया, उसी हिसाब से पढ़ा। फिर मेरा उसके बाद ये गोल था कि एसएससी एग्जाम क्लियर करना है, तो उसी हिसाब से मैंने प्लान बनाया। अगर आपकी प्लानिंग फिक्स है, आप जो गोल है आपकी स्टेबल है, फिक्स है, तो आपका बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपको नौकरी बहुत जल्दी मिल जाता है। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में कि कौन सी ऐसा एंट्री है जो कि परमानेंट एंट्री है, जो कि अग्निवीर स्कीम के थ्रू नहीं आता है। यहाँ पर काफ़ी एंट्रीज है, इसके बारे में हम डिटेल यहाँ पर बात करेंगे। कोई भी ऐसा एंट्री ये नहीं सोचना कि छोटा बड़ा है, बहुत अच्छा एंट्री है जो आपको पता भी नहीं होगा, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहला जो एंट्री आता है आज की डेट में, सबसे खासियत और सबसे ज्यादा कंपटीशन भरे वाला, दैट इज नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट। जैसे आर्मी में डॉक्टर होते हैं, जैसे सिविल में डॉक्टर होते हैं, ऐसे आर्मी में भी डॉक्टर होते हैं, और जैसे सिविल में नर्स होते हैं, ऐसे फौज में भी नर्सिंग असिस्टेंट उनको बोला जाता है, जो सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इसको अपियर कर सकता है। आप इस ट्रेड को आपको अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 10+2 में बायोलॉजी चाहिए, 50% आपको मार्क एग्रीगेट और 40% हर एक सब्जेक्ट में आपकी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो उम्र सीमा है वो भी बता देता हूँ। एज आपकी रहेगा 17.5 से लेके 23 साल। अगर आप आगे की प्लान कर रहे हैं आर्मी में जाके परमानेंट ट्रेड में जाइए, तो डेफिनेटली आप बायोलॉजी रखिए। 12th में जब जाएंगे बायोलॉजी रखिए। बायोलॉजी रखने के बाद आप 17.5 से लेके 23 साल के अंदर इस अटेम्प्ट को आप कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एक परमानेंट पोस्ट है जिसकी सैलरी आज की डेट में 48,000 स्टार्टिंग है। आगे जब आप जाके बनेंगे 50 से ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है सिपाही फार्मा। हाँ, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज होते हैं वो 800 से लेके 1000 और मैक्सिमम 1500 पोस्ट हर साल निकलता है, इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं निकलता। इसलिए आपको थोड़ी सी जो आपकी कट ऑफ्स के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर इस हिसाब से आप हमारी मेंटरशिप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, हम वहाँ पर आपको वही चीज़ें बताते हैं, वही चीज़ें गाइड करते हैं, उसी बुक को गाइड करते हैं जहाँ पर आपकी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो पाए। ऐसा ना हो कि आपने पूरे सिलेबस कंप्लीट किया, पूरे पढ़ाई किया, मेहनत किया, एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन भी नहीं आए, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। पढ़ के आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लान लेके पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है, फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा है आर्मी सर ऑफिशियल, वहां से जाके हमें मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में, सिपाही फार्मा। ये देखिए, आर्मी में पहले क्या होता था, नर्सिंग असिस्टेंट ना फार्मेसी डिपार्टमेंट भी संभालते थे। फार्मेसी में जो भी डिपार्टमेंट है, आपकी मेडिसिन हो गया लाना, और जो एक्सपायर हो गया उसको देना, उसकी जो स्टैंडर्ड कंट्रोल करना, कौन सी मेडिसिन आपको चाहिए, क्या बेहतर आप सजेस्ट कर रहे हैं, जो एक फार्मेसी की काम होता है, सिविल में ड्रगिस्ट की काम होता है, वो सेम सेना में भी कमजोरी मतलब नजर आया कि हाँ, एक फार्मासिस्ट भी भर्ती करना चाहिए हमारे को। तो वहाँ पर कुछ सालों से अभी न्यू सिपाही फार्मा को इंडक्ट किया गया है। सिपाही फार्मा में क्या है, आपको डी फार्मा या फिर बी फार्मा, ये दोनों कोर्स आपको करना पड़ेगा 12th के बाद, या आपको ये दोनों कोर्स करना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। आपको एज यहाँ पर 19 से लेके 19 से लेके 25 ईयर्स तक आप इसको अप्लाई करेंगे। ये भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन प्रॉब्ली ऐसा है कि आगे जाके नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में फीमेल का काफ़ी एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आगे इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो सिपाही फार्मा में आपको 19 से लेके 25 साल उम्र आपकी होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डी फार्म या फिर बी फार्म। अगर आप डी फार्म करते हैं तो 55% आपके मार्क्स होना चाहिए, बी फार्म करते हैं तो 50% आपके मार्क्स होना चाहिए, तभी जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपकी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पीसीआई, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर। आपकी जो एक बनता है ना लाइसेंस, वो चीजें होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखने वाली बातें मैं कुछ बताऊंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। 3 चीज देखिए, आर्मी में फिजिकल मेडिकल आपका बिल्कुल फिट होना चाहिए। मतलब जो आपको हाइट मांगा है,
आपकी हाइट होना चाहिए, मेडिकल में आपकी कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर। आप डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल में बहुत पड़े हैं, मेडिकल्स की भी जाके देख सकते हैं। आई साइट्स वगैरह आपका सही होना चाहिए, अगर सही नहीं है तो तैयारी मत करिए, छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। आप बाद में मेडिकल में आउट हो जाएंगे और आपकी जो पूरे का पूरा जर्नी है ना वो वेस्ट जाएगा। इसीलिए जर्नी को वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको पहले से पता चला मेरा हाइट 170 मांगता है इस चीज़ के लिए, मेरा 168 है, नहीं होगा 2 सेंटीमीटर, तो छोड़ दीजिए, उसको मत करिए, डिफेंस मत करिए, दूसरा सिविल में करिए, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको डिफेंस में ही करियर बनाना। अगर हर एक चीज़ें नहीं है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर फिट नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं एसएससी हवलदार। ये क्या होता है? सर्वे ऑटोग्राफर कार्टोग्राफ। ये क्या होता है कि पहले क्या होता था, इंजीनियरिंग सर्वे डायरेक्टर में सर्वेयर वाले जाते हैं, जहाँ पर मैप में ये काम करते हैं। क्या? मेनली मैप बनाना, कोई भी एरिया को सर्वे करना, उसको लाके प्लॉटिंग करके मैप। डिफेंस मैप अलग होता है, सिविल मैप अलग होता है। डिफेंस मैप आप लोगों ने देखा नहीं होगा, तो डिफेंस मैप बनाना वो सारे चीजें ये करते हैं एसएससी हवलदार करते हैं। इनकी रैंक जैसे आपको पता है हवलदार की स्टार्टिंग होता है, और हवलदार की आज की डेट में मिनिमम स्टार्टिंग पेमेंट 60,000 के आसपास आपका चला जाएगा, आराम से चला जाएगा 60,000, ठीक है। और ये एक परमानेंट एंट्री है, डायरेक्ट आपको हवलदार बनने के लिए आपको 3 रैंक जाना पड़ता है, पहले सिपाही फिर नायक देन हवलदार। तो 3 रैंक आप क्रॉस करते हैं सीधा 60,000 से आपका स्टार्टिंग होता है, और बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है। आप इसको बिल्कुल डेफिनेटली अप्लाई करें, बहुत अच्छा पोस्ट है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपकी जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में मैथ इज कंपलसरी, मैथमेटिक्स आपकी ग्रेजुएशन में होना बहुत जरूरी है। तो जिनकी मैथ है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके लिए आगे जाके टारगेट करके पढ़ेंगे तो आपको मैथ डेफिनेटली ग्रेजुएशन में रखना है। आर्ट्स और कॉमर्स साइंस सारे लोग यहाँ पर मैथ रख सकते हैं, चाहे वो ऑप्शनल हो या फिर मेन सब्जेक्ट हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे में, आरटीजेसीओ। ये सबसे गोल्डन क्या बोलते हैं पद है इंडियन आर्मी की। जितने भी सारे एंट्री है, इससे अच्छा एंट्री कोई भी नहीं है, चाहे आप अफसर में एंट्री हो जाए, चाहे इनमें किसी में भी एंट्री हो जाए, आरटीजेसीओ से अच्छा एंट्री कुछ नहीं है। अब आरटीजेसीओ का मतलब रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन ऑफिसर। जैसे आपको पता होगा हवलदार के बाद ये जेसीओ बन जाते हैं, तो जेसीओ आरटीजेसीओ के अंदर आता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होता है, ये नायब सूबेदार रैंक से आप प्रमोट होंगे तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 70,000 के आसपास होगा स्टार्टिंग सैलरी। इसका काम ये है कि जितने भी रिलीजियस धर्म है ना, जहाँ पर मंदिर वगैरह है, उसकी केयर करना। अगर आप सर्वधर्म स्थल जिसमें मंदिर मस्जिद सारी चीज़ें, उसकी पूरा केयर टेक करना। साथ में जो यूनिट में जवान से उनकी मोटिवेशन बढ़ाना, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके आगे अफसर तक रखना, इनकी काम रहता है। इससे अच्छा कुछ नहीं, ना कोई वर्दी पहनना, ना कोई ड्यूटी वगैरह एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आप सिविल में जैसे एक पंडित जी होता है, फौज में भी एक पंडित जी होता है, इतना ही काम रहता है, ठीक है। और इनके असिस्टेंट भी मिलता है। तो इस हिसाब से आरटीजेसीओ इज गोल्डन। यहाँ पर अगर आपकी ग्रेजुएशन संस्कृत से करते हो, संस्कृत से अगर आपकी ग्रेजुएशन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ओनली मेल पोस्ट के लिए। तो अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो, संस्कृत लेने वाले हो, तो इस पोस्ट को पक्का देखना। इससे अच्छा बेहतर लाइफ आपको नहीं मिल सकता फौज में। अब आते हैं एजुकेशन की ब्रांच में। एक एजुकेशन हवलदार करके पोस्ट आता था, जो कि अभी बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड करके ऐसे लेता था। अभी फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। इसके बारे में पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं है। ये एजुकेशन इंस्ट्रक्टर आते थे जो फौजी 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास पास करके जाते थे, उनको थोड़ी बहुत पढ़ाते थे, सिखाते थे लैंग्वेज वगैरह। तो इस हिसाब से ये बंद कर दिया है इंडियन आर्मी ने। तो इस हिसाब से आपको एजुकेशन ब्रांच के लिए अभी पढ़ना नहीं है। तो ये जो 4 चीजें बताए, ये सारे परमानेंट है। ये देखिए 1, 2, 3 और 4 ये जेसीओ रैंक के, बाकी ओआरएस रैंक के हो गए, और ये कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में अभी पढ़ना नहीं ना, हम डिटेल्स में बात करेंगे। आगे चलते हैं, ND/CDS एंट्री। ये आगे आपकी ओआरएस एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, ओआरएस, जेसीओ, ऑफिसर क्या होता है। देखिए ओआरएस रैंक एक इंडियन आर्मी में होता है, एक जेसीओ होता है, एक अदर्स रैंक होता है, ऑफिसर्स रैंक होता है, ठीक है। तो ओआर में आ जाते हैं सिपाही, नायक, हवलदार आ जाता है। जेसीओ में नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर। और ये जो ऑफिसर रैंक होता है, यहाँ पर कमीशन ऑफिसर जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, यहाँ पर जनरल तक शुरू हो जाता है। तो 3 टाइप की एंट्रीज होता है फौज में, आप किसी भी एंट्री को ले सकते हैं। तो ये जो सारे अफसर एंट्रीज है, ये परमानेंट अभी फिलहाल है, ठीक है। पहला है एनडीए में देखिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 10+2 चाहिए, ठीक है। 10+2 में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी बायोलॉजी भी सब्जेक्ट है, बायो में भी किया है, तो आप आर्मी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफी डाउट्स रहता है, तो मैं आपकी डाउट क्लियर कर दिया। बायोलॉजी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा एंट्री है सीडीएस। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गया है, आप सीडीएस के लिए जा सकते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस इसको बोलते हैं, और इसको नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए के लिए 17.5 से 19 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस के लिए 19 से लेके 26 साल 26 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका नेवी और एयरफोर्स भी आ जाते हैं, एनडीए में भी तीनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले से थोड़ी तैयारी करना पड़ेगा, इसकी रिटिन और साथ साथ में इसकी जो एसएसबी इंटरव्यू होता है काफी हार्ड होता है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं होता, हम हार्ड उसको बना देते हैं। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू सही से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरी एंट्री की ओर, एनसीसी स्पेशल एंट्री, जिसकी एनसीसी जैसे स्कूल कॉलेजेस में रखते हैं और जिनकी एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होता है ना, जिनकी सी सर्टिफिकेट, बी और ए नहीं, सी सर्टिफिकेट होता है, उनके लिए एनसीसी स्पेशल एंट्री आता है, जिसमें सिर्फ एनसीसी कैंडिडेट ही वहां पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कोई भी रिटिन एग्जाम नहीं होता, ओनली एसएसबी इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू से वो बंदे छांट लेते हैं। उसमें लेडी और जो जेंटलमैन है, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई करते हैं और उनकी सिलेक्शन काफी बढ़ जाता है, क्योंकि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले ही जाते हैं और जहां पर रिटिन नहीं है तो सिर्फ इंटरव्यू निकालना होता है। उसके बाद आ जाता है टीईएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम आ जाता है। यहाँ पर भी एग्जाम आपकी नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, 10+2 लेवल का आपका होता है। यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू आपका होता है क्या 10+2 में, जिसकी 70% से ऊपर पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में है, वही सिर्फ इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एसएसबी इंटरव्यू होता है और डायरेक्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल आया है 59 के आसपास पोस्ट, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है टीजीएस, ये हो गया टीईएस, और दूसरा हो गया टीजीएस, टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम। इसमें क्या हो गया, जैसे आप लोग बीटेक्स वगैरह करते हैं ना, आज एक लड़की का कमेंट आया था उड़ीसा से शायद, तो उन्होंने बोल रहे थे कि डिप्लोमा के बाद कैसे हम फौज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा के बाद आप फौज ज्वाइन नहीं कर सकते एज ए गर्ल आप, तो टीजीएस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बीटेक कर लेते हैं सिविल इंजीनियर वगैरह से, तो वहां पर आपको एक मौका मिल जाएगा, आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू बीटेक में परमानेंट कमीशन या फिर एससीओ शॉर्ट सर्विस कमीशन ले सकते हैं, एसएससी ले सकते हैं। लेकिन एसएससी में एक खासियत और भी है, ये कोई अग्निवीर नहीं है कि आपको जबरदस्ती भेज देगा। एसएससी में अगर आप ऑप्ट करते हैं कि मुझे 7 साल के बाद या फिर 14 साल के बाद आगे नौकरी करना है, एक्सटेंशन करना है, तो एक्सटेंशन आजकल इजीली मिल जाता है, तो एक्सटेंड करके आप फौज में और ज्यादा दिन सर्विस कर सकते हैं। 58 ईयर्स तक आप जॉब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके बाद आते हैं एससीसी, पीसीएसएल और एससीओ कमीशन, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये वाला चीजें बता देता हूँ, इसको लास्ट में रखते हैं क्योंकि ये सर्विस एंट्री होता है। एनसीसी का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद लॉ, अगर आपने लॉ किया है, एलएलबी वगैरह किया है, तो लॉ में जैग एंट्री होता है, जेजी जैग एंट्री होता है, तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। अगर आप लॉ ग्रेजुएट से 55% आपकी मार्क्स हैं, 19 से लेके 26 साल तक आपकी एज है, तो आप इसमें लॉ में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एमओ यानी मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पर आपको 42 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमबीबीएस डिग्री है, उसके साथ पीजी है प्लस यूजी है, कुछ पोस्ट में लिए एमबीबीएस काफी है, मतलब एमबीबीएस ही है तो बहुत ज्यादा है, और किसी में एमबीबीएस प्लस पीजी मांगता है, किसी में एमबीबीएस प्लस पीजी प्लस यूजी प्लस एक्सपीरियंस भी मांगता है, और डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट की सैलरी के हिसाब से। तो यहाँ पर 42 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी इसका 2 लाख से एबव रहता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद होता है एडीओ, ये आर्मी डेंटल अफसर रहता है। तो यहाँ पर आपकी जो बीडीएस डिग्री होता है, बैचलर इन डेंटल, तो वहां पर अगर है तो आप आर्मी में डेंटल अफसर के लिए अलग सा पोस्ट आता है, परमानेंट है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लॉ है, एनसीसी स्पेशल एंट्री, एमओ और एडीओ, ये सारे के सारे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सर्विस एंट्री की बात। सर्विस में देखिए एससीसी, पीसीएसएल और एससीओ। एससीसी होता है जैसे आप सर्विस एंट्री, मतलब परमानेंट सोल्जर है आप इंडियन आर्मी में, किसी भी फील्ड में है, तो आप इसको इंडियन आर्मी में एससीसी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों दे सकते हैं। पीसीएसएल और एससीओ सिर्फ आर्मी वाले दे सकते हैं, ठीक है। एससीसी में क्या होता है, अगर आपकी एज 20 से लेकर 27 साल तक है तो आप एससीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एससीसी का रिटिन और एसएसबी इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो वहां पर आपको लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। आपको 4 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है एससीसी विंग में, आर्मी कैडेट कॉलेज की विंग में, आईएमए में। वहां पर आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट में प्रमोट कर दिया जाएगा। चाहे आप सिपाही है, नायक है, हवलदार है, जेसीओ है, कोई है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और नेवी और एयरफोर्स वाले भी इसको अप्लाई करके आर्मी में वो अफसर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पीसीएसएल, परमानेंट कमीशन, ठीक है। परमानेंट कमीशन ये है कि आपका फौज में जब 10 साल सर्विस आपका कंप्लीट हो गया, किसी भी दिन आपका 10 साल कंप्लीट हो गया, तो आप इसमें पीसीएसएल को दे सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया पोस्ट माना जाता है और ये परमानेंट है। और यहाँ पर
ये होता है रिकॉर्ड ऑफिसर ज्यादातर बनते हैं। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए एसएससी के लिए +2, पीसीएसएल +2 और एससीओ के लिए 10+2। इसमें किसी में भी ग्रेजुएशन आपको चाहिए नहीं। उसके बाद आता है एससीओ, स्पेशल कमीशन ऑफिसर। यहाँ पर इसका है एज 30 से लेके 35 साल तक दे सकते हो। तो 3 चांसेस मिलता है यहाँ पर सर्विस एंट्री में। हर एक फील्ड में 3 चांसेस मिलता है। कोई फिजिकल नहीं होता है, आपको सिर्फ एसएसबी। यहाँ पर एससीसी में रिटिन प्लस एसएसबी होता है। पीसीएसएल में अभी तक बोल रहे हैं कि रिटिन होगा इस साल से 2025 से, देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं है एसएसबी। सिर्फ एसएसबी देना है। एससीओ में भी सिर्फ एसएसबी देना है, ठीक है, दोनों में सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू देना है, कोई रिटिन एग्जामिनेशन नहीं है। तो ये सारे एंट्रीज है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। बहुत अच्छा पोस्ट में लेफ्टिनेंट बनेंगे, फिर कैप्टन, मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल। तो जनरल तक आप जा सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप प्लान करेंगे, इस हिसाब से गोल फिक्स करके पढ़ेंगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये हेल्प होगा। और मैंने भी ये वीडियो सोच के आपके लिए बनाया था। दूसरी वीडियो हम एयरफोर्स नेवी के ऊपर भी बनाएंगे जो परमानेंट ट्रेड्स अभी फिलहाल है। ऐसे तो कोई उनका पर्टिकुलर नहीं है, सिर्फ उनकी जो नर्सिंग वाला पार्ट है उसको ही रखा है, बाकी सबको अग्निवीर कर दिया है। तो डेफिनेटली उसमें कुछ इतना है नहीं डिस्कशन करने के लिए। मैं बताना चाहूंगा नेवी में भी मेडिकल असिस्टेंट परमानेंट है और एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट परमानेंट है। बाकी XY को तो अग्निवीर कर ही दिया है, वहाँ पर SSR और MR भी अग्निवीर हो ही गया है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि ज्यादा उसके बारे में हम डिटेल में बात कर पाए, ठीक है। इसके हिसाब से आपके क्या गोल्स है, कौन सी ये इसमें एंट्रीज में सबसे आपको अच्छा लगा, नीचे कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा, कौन सी वीडियो और चाहते हैं, नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।